स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। दोस्तों इससे पूर्व मैंने 2 सीरीज़ जो हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरी सीरीज़ है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस टेस्ट सीरीज़ को आप सीरियस लें और आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिएगा यहाँ पे कि 30 में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की स्थापना किसने की थी? विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय की स्थापना किसने की थी? ए. रेबर, बी. लाइटनर विटमर, सी. फ्रेडरिक ली प्ले, डी. एरिक्सन। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय जो है विश्व का प्रथम, उसकी स्थापना किसने की थी? प्रश्न ये है रेबर, लाइटनर विटमर, फ्रेडरिक ली प्ले, एरिक्सन। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी. लाइटनर विटमर। दोस्तों आप अपने हर प्रश्न के आगे जैसे ही आप उत्तर देते हो सही है या गलत है ये अंकन आप रफ पेपर में करते जाइए। लास्ट में आप अपने 30 में से स्कोर आपको पता चल जाएगा। आसानी से आप अपना ही मूल्यांकन कर पाओगे कि इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने सही हुए हैं। बिल्कुल ये रीट के सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। हर यूनिट को ध्यान में रखकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये, तो आप सीरियसली लें इसे। तो पहले प्रश्न का आंसर है लाइटनर विटमर। अगला प्रश्न है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटिस, बी आइजेंक, सी अरस्तु, डी प्लेटो। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस, आइजेंक, अरस्तु और प्लेटो। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए हिप्पोक्रेटिस, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है ना, हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गत्यात्मक कौशल विकास हेतु शिक्षक को प्रयोग में लाना चाहिए। गत्यात्मक कौशल विकास हेतु शिक्षक को प्रयोग में लाना चाहिए। क्या प्रयोग में लाना चाहिए? सुलेख लेखन ए में है, बी चित्रकला, सी अंगुलियों से सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ना, डी उपयुक्त सभी। यानी अगर गत्यात्मक कौशल का विकास करना है तो एक टीचर को अपने प्रयोग में क्या क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने है सुलेख लेखन, चित्रकला, अंगुलियों से सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ना और उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी उपयुक्त सभी। गत्यात्मक कौशल हेतु सुलेख लेखन भी है, चित्रकला है और अंगुलियों से जो सूक्ष्म छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनको पकड़ना, इससे गत्यात्मक कौशल का विकास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ए वातावरण, बी आनुवंशिकता, सी हार्मोन, डी समाज। यानी जो आंख का रंग है उसे कौन प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन और समाज। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मैं इसलिए पॉज लेता हूं कि आप मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका प्रश्न सही है या गलत, और तुरंत मूल्यांकन हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आनुवंशिकता। क्या है? आनुवंशिकता जो है वो आंख के रंग को तय करता है। यानी जो बच्चों की आंखों का रंग होता है वो अपने माता पिता से आनुवंशिकता के जरिए आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव व्यक्तित्व परिणाम है ए
पालन पोषण और शिक्षा का, बी आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, सी केवल वातावरण का, डी केवल आनुवांशिकता का। यानी जो हमारा मानव का व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? क्या पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण या फिर केवल आनुवांशिकता? विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से एक का चयन करना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उस पर आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत किसने दिया? पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत किसने दिया? ए कार्ल पियर्सन, बी अर्नेस्ट हीगल, सी मैथ्यू हडसन, डी यूरी प्रोफेनब्रेनर। पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल पियर्सन, अर्नेस्ट हीगल, मैथ्यू हडसन, यूरी प्रोफेनब्रेनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, यूरी प्रोफेनब्रेनर। यूरी प्रोफेनब्रेनर और अर्नेस्ट हीगल जो हैं दोस्तों, उन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हीगल ने तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, वो जर्मन थे, और यूरी प्रोफेनब्रेनर हैं, इन्होंने ये पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत दिया मनोविज्ञान में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए पोलेंस्की, बी स्प्रेंगर, सी डब्ल्यू.सी. बागले, डी वॉल्फ। अधिगम का जो मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत है वो किसने दिया है? दोस्तों क्या है, पहले आप आंसर करें, जब तक मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि मूल्यों का अभिज्ञान सिद्धांत क्या है। इसमें पूर्व में सीखे हुए ज्ञान में जितने अधिक नैतिक और आदर्श मूल्य होते हैं, अधिगम अंतरण उतना ही ज़्यादा होता है। ये सिद्धांत कहता है कि जितना ज़्यादा हम में नैतिक और आदर्श चीज़ें मूल्य होती हैं ज्ञान में, उतना ही अधिगम का अंतरण ज़्यादा होता है। और ये सिद्धांत दिया है दोस्तों डब्ल्यू.सी. बागले, सातवें का सी, डब्ल्यू.सी. बागले ने दिया ये सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए तर्क, बी व्यवहार, सी चिंतन, डी अभिप्रेरणा। तो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा किसके अनुकूलन पर बल देता है? प्रश्न ये है आपके लिए, और एक विकल्प है जो सही है दोस्तों, उसका चयन आपको करना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, यानी बी व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजी भाषा प्राइवेट स्पीच शब्दावली का प्रयोग पहली बार स्पेस द्वारा किया गया है, यानी किसके द्वारा किया गया है? ये निजी भाषा जो है, प्राइवेट स्पीच, ये जो शब्दावली है, ये इसका प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ए कोहलबर्ग, बी वाइगोत्स्की, सी एरिक्सन, डी पियाजे। कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन और पियाजे। निजी भाषा या फिर प्राइवेट स्पीच, इस शब्दावली का प्रयोग किया है दोस्तों। इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की, बी। किसने किया था? वाइगोत्स्की ने। दोस्तों वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंत्यक्रिया से विकसित होता है।
और इसी सिद्धांत के दौरान, इसी बात के दौरान उन्होंने एक जो है निजी भाषा शब्दावली का भी प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतन अनिवार्य रूप से हैं एक, यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? क्रियात्मक गतिविधि, बी भावात्मक व्यवहार, सी संज्ञानात्मक गतिविधि, डी मनोगतिक प्रक्रिया। यानी ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से चिंतन क्या है, अनिवार्य रूप से क्या है चिंतन? क्या वह क्रियात्मक गतिविधि है, या भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, या फिर मनोगतिक प्रक्रिया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी ध्यान में रखना। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? यानी जो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति है उसमें जिज्ञासा का संबंध किससे है, कौन से संवेग से है? ऑप्शन ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। यानी जो मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, उसका संबंध कौन से संवेग से है मैकडूगल के अनुसार? तो जिज्ञासा का संबंध है दोस्तों आश्चर्य से। किससे है? सी आश्चर्य से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति की जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ए आंतरिक अभिप्रेरक, बी बाह्य अभिप्रेरक, सी दैहिक अभिप्रेरक, डी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। यानी अगर कोई व्यक्ति, उसके जीवन में ये इच्छा है कि वो नाम और प्रशंसा कमाना चाह रहा है, तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरक है उसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरक। कौन सा है? आंतरिक अभिप्रेरक की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा रखता है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध किससे है? साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध किससे है? ए थॉमस एफ गिलबर्ट, बी बी एफ स्किनर, सी सिडनी एस प्रेसे, डी नॉर्मन ए क्राउडर। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन का संबंध किससे है? गिलबर्ट, स्किनर, प्रेसे और क्राउडर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी नॉर्मन ए क्राउडर। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? नॉर्मन ए क्राउडर ने। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था दोस्तों स्किनर ने। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? स्किनर ने। और अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है वो दी थी सिडनी एस प्रेसे ने। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, जब बच्चा फेल होता है, यानी जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऑप्शन है
बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। ए में। बी में है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। सी व्यवस्था फेल हुई है। डी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। यानी जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है कि बच्चे ने सही तरीके से जो है आंसर्स याद नहीं किए। बी उसे प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है सी में। डी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था। इसका सही उत्तर है दोस्तों, जब कोई बच्चा फेल होता है तो मनोविज्ञान ये कहता है कि वहाँ पे व्यवस्था फेल हुई है, उसे सही तरीके से सिखाया नहीं गया, वरना वो जरूर सीखता। तो व्यवस्था फेल हुई है, इस प्रश्न का सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया? ए फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड ने। बी लेविन व फ्रायड ने। सी स्मिथ और लेविन ने। डी इनमें से सभी ने। यानी कौन से वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व की संरचना के जो गत्यात्मकता और स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप मेरे से पहले आंसर कीजिएगा दोस्तों, और फिर आप अपने दिए गए उत्तर की जांच कीजिएगा कि वो सही है या गलत हैं। और इसे आप हमेशा सकारात्मक लें। गलत हैं तो नेक्स्ट टाइम वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए, सही है तो अपने आप को अच्छा फीडबैक देते हुए आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। निश्चित तौर पर आसान है चीज़ें, असंभव कुछ भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों लेविन व फ्रायड, यानी बी। कुर्ट लेविन और सिगमंड फ्रायड ने ये जो है इस पक्ष का अध्ययन किया है, व्यक्तित्व की जो संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता और स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? इड यानी इदम। बी ईगो यानी अहम। सी सुपर ईगो यानी परम अहम। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी वो कौन सा है जो ये कहता है कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा है। इसका सही उत्तर है सुपर ईगो। सुपर ईगो हमेशा नैतिक बातें करता है। सुपर ईगो हमेशा नैतिक बातें करता है, सच्ची और बिल्कुल सत्य पर आधारित बातों का समर्थन करता है। तो सुपर ईगो, ठीक है ना, परम अहम। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। ए कैटल। बी गिलफोर्ड ने। सी थर्स्टन ने। डी स्पीयरमैन ने। यानी जो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन और स्पीयरमैन। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है कैटल। कैटल ने दोस्तों बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। किसने दिया था? कैटल ने। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कहा जाता है, जो व्यवहारिक बुद्धि है उसे और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न ये है दोस्तों, हमेशा प्रश्न को आराम से पढ़ें, समझें, फिर आप विकल्प की तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी, चूक कर दी, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा।
व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है? ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी संज्ञानात्मक योग्यता, डी सामाजिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या फिर सामाजिक बुद्धि, इनमें से क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसको मूर्त बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सृजनात्मक का निवेश सिद्धांत, सृजनात्मक का निवेश सिद्धांत इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी दिया गया है। यानी ये जो सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत है ये किसने दिया है? ए बीने एवं साइमन द्वारा, बी कैरोल एवं कैटल द्वारा, सी स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा, डी वॉटसन एवं रेनर द्वारा। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी ये दी है दोस्तों 1995 में स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा, यानी सी। अगला प्रश्न है, जी वॉलेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वॉलेस के अनुसार सृजनात्मकता या सृजनात्मक जो चिंतन है उसका पहला चरण कौन सा होता है? ए उद्भवन, बी उद्भासन, सी मूल्यांकन, डी उपक्रम। यानी इन्होंने कुल 4 चरण बताए थे दोस्तों सृजनात्मक चिंतन का। किसने? जी वॉलेस ने। उनमें से पहला चरण कौन सा है? उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो इसका जो पहला चरण है दोस्तों जी वॉलेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का, वो है उपक्रम। कौन सा है? उपक्रम। उपक्रम का मतलब होता है दोस्तों तैयारी। तो 4 चरण कौन कौन से? तैयारी या उपक्रम पहला, दूसरा उस्मायन, सी या तीसरा बोल सकते हैं अंतर्दृष्टि या प्रबोधन, इसके भी 2 नाम से जानते हैं। पहला तैयारी या उपक्रम, दूसरा उस्मायन, तीसरा अंतर्दृष्टि या प्रबोधन और चौथा है सत्यापन। तो यहाँ पे चूंकि पहला चरण पूछा गया तो उपक्रम यानी तैयारी है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सृजनात्मकता की पहचान होती है, सृजनात्मकता की पहचान होती है ए पुराने व्यवहार से, बी चित्रकला से, सी संगीत से, डी नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन परिणाम से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सृजनात्मकता की पहचान हमेशा नवीन परिणाम से होती है। किससे होती है? नवीन परिणाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो किसको दी जानी चाहिए? ए मंदबुद्धि बालक को, बी पिछड़े बालक को, सी सामान्य बालक को, डी प्रखर बुद्धि बालक को। यानी जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो किसको दी जानी चाहिए? मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को। तो जो हस्तशिल्प की शिक्षा है दोस्तों वो है मंदबुद्धि बालक के लिए। किसके लिए है? ऑप्शन ए में है मंदबुद्धि बालक, ये इसका सही विकल्प है। मंदबुद्धि बालक के लिए हमेशा हस्तशिल्प की शिक्षा उपयोगी और अच्छी रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघर्ष घटता है जब व्यक्ति
यानी संघर्ष कब घटता है, देखिए अपने जीवन में असुरक्षा महसूस करता है, अपने कार्य करने में अक्षम होता है, अपने लक्ष्यों के साथ समझौता नहीं कर सकता है और संवेगों के प्रति निष्क्रिय रहता है। पहले तो दोस्तों प्रश्न को आराम से पढ़ें आप। संघर्ष घटता है, कई बार हम जैसे कि इतने फ्लो में पढ़ते हैं कि संघर्ष बढ़ता है भी ले लेते हैं, है ना। तो आपको लेना नहीं है, आप पढ़ना है, फिर उस चीज़ को इजी वे में लेना कि ये क्या कह रहा है। तो संघर्ष घटता है। संघर्ष कब घटेगा? जब व्यक्ति अपने जीवन में असुरक्षा महसूस करता है तब संघर्ष घटेगा, या फिर वह अपने कार्य करने में असक्षम होता है, अक्षम होता है, या फिर अपने लक्ष्यों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता है और संवेगों के प्रति निष्क्रिय रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों के साथ कोई समझौता नहीं करता है तब संघर्ष करता है। अपने लक्ष्यों के साथ समझौता नहीं कर सकता है, इसका मतलब संघर्ष घटेगा। तब संघर्ष घट जाता है और बिल्कुल एक ही चीज़ में फोकस रहता है और वहाँ पे जो है स्ट्रगल नहीं रहती एक तरीके से। अगला प्रश्न है दोस्तों, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ए केवल विशिष्ट, बी सामान्य और विशिष्ट दोनों, सी केवल सामान्य, और डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। यानी जो समावेशी कक्षा है उसमें किस प्रकार के स्टूडेंट्स रहेंगे? क्या खाली विशिष्ट रहेंगे या फिर सामान्य और विशिष्ट दोनों? सी में है केवल सामान्य और डी में बहुभाषी प्रतिभाशाली छात्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सामान्य और विशिष्ट। सभी प्रकार के बालक जो हैं वो समावेशी कक्षा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है या छात्र केंद्रित शिक्षा है उसका अर्थ क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, बी छात्रों को वह करने देना जो उन्हें पसंद है, सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, डी शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका क्या अर्थ है, उसके क्या मीनिंग लिए जाते हैं? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, इनमें से एक सही है, उसका चयन आपको करना है। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षा है, क्या प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, दूसरा छात्रों को वह करने देना जो उन्हें पसंद है, सी सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, या फिर डी शिक्षण में छात्रों को भरपूर सहयोग लेना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी शिक्षण में छात्रों का भरपूर सहयोग लेना ही बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? किसने दिया है ये? जॉन एफ हर्बर्ट, बी है एच सी मॉरिसन, सी नेड ए फ्लैंडर्स, डी एन एस फ्रेडी। हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्लैंडर्स और फ्रेडी, इनमें से कौन हैं जिन्होंने स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान को दिया है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉन एफ हर्बर्ट, यानी ए जॉन एफ हर्बर्ट ने ये दिया है स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकलन यानी असेसमेंट क्या है? देखिएगा आकलन से क्या अर्थ है? बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव व दबाव को उत्पन्न करना, सी सीखने में सुधार का एक तरीका है, डी बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो इनमें से आकलन क्या है, यानी आकलन का क्या अर्थ लगाया जाता है?
वो आपको बताना है। क्या इसमें आकलन के तहत बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न किया जाता है, या फिर सीखने में सुधार का एक तरीका है, या आकलन का अर्थ है कि बच्चों को लेबल करने यानी उसको नाम देना और वर्गीकृत करने की एक अच्छी रणनीति है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। असेसमेंट क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालक को फेल नहीं किया जाएगा, न ही स्कूल से निकाला जाएगा। आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की किस धारा में यह प्रावधान है कि बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता और स्कूल से निकाला नहीं जाएगा? यह प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 15। जो आरटीई एक्ट 2009 का जो अधिनियम, उसकी कौन सी धारा दोस्तों? ये आपको बताना। धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। तो इस प्रश्न का कि कौन सी धारा में जो है बच्चों को ये कहा गया है कि फेल नहीं करेंगे और न ही उन्हें स्कूल से निकाला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों धारा 16। धारा 16 के अंतर्गत जो है उसमें ये प्रावधान है कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें स्कूल से निकाला जाएगा। आरटीई एक्ट अधिनियम 2009। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सीखने के लिए सीखना, ये सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए हर्लो, बी सिडनी एस प्रेसे, सी एच राइस, डी मिस हेलेन। तो ये जो सीखने के लिए सीखना का जो सिद्धांत है ये दिया था दोस्तों, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही विकल्प है हर्लो। किसने दिया था? हर्लो ने। सीखने के लिए सीखना, ये सिद्धांत किसने दिया था? हर्लो ने। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद होता है। माइक्रो टीचिंग का प्रथम जो पद होता है वो कौन सा होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। माइक्रो टीचिंग का जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों योजना बनाना। सबसे पहला जो चरण है वो योजना बनाना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कैसा ये चैलेंज सीरीज आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो दोस्तों। एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे रीड के सिलेबस को कवर करते हुए ये टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।